हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस डी टेक्निकल क्लासेस पे। तो आज की वीडियो में हम जो 1000 एमसीक्यू है उसके जो है 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। ये 1000 एमसीक्यू जो आपके आईटीआई के एग्ज़ाम नवंबर में होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे इसरो, डीएमआरसी, एनएमआरसी ये सब जो भी दिलाते हो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो आज का वीडियो है वो फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और पूरे 1000 क्वेश्चन के एमसीक्यू पूरा पूरा करिए। और इसका जो भी पीडीएफ है ये आपको हमारे लिंक में जो है प्रोवाइड भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, जिसमें से आपका ऑप्शन ए है कीप द मशीन क्लीनिंग, मशीन को साफ रखना, या फिर ऑप्शन बी है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो, या फिर ऑप्शन सी है कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, गैंगवे और फर्श को क्लीन रखना, या फिर ऑप्शन डी है कीप द टूल्स एंड देयर प्रॉपर प्लेसेस, मतलब कि टूल्स को उचित स्थान पर रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, मतलब अपने काम पर ध्यान देना। क्यों, देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि आपका पर्सनल सेफ्टी कौन है। सेफ्टी जो हम जानते हैं कि 3 तरह के होते हैं, एक जनरल सेफ्टी होता है, एक पर्सनल सेफ्टी होता है और एक मशीन सेफ्टी होता है, जिसमें से ये वाला जो पूछा गया था कि पर्सनल सेफ्टी कौन सा है, तो पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत अपने काम पर ध्यान देना आता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है नेम द मैंडेटरी सिंबल, मतलब इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। जो यहाँ पे मैंडेटरी सिंबल दिया गया है, इस सिंबल को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है स्टॉप, ऑप्शन बी है गिव वे, ऑप्शन सी है गार्डेड, ऑप्शन डी है अनगार्डेड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्टॉप। ये जो है मैंडेटरी सिंबल के अंतर्गत आता है। चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ कि मैंडेटरी सिंबल के अंतर्गत जो है 3 तरीके के सिंबल आते हैं। देखिए यहाँ पे जो तीनों सिंबल दिख रहे होंगे आपको, तीनों मैंडेटरी सिंबल है, जिसमें से पहला वाला को स्टॉप के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरे को गिव वे के लिए यूज़ किया जाता है और तीसरे को प्रोवाइडेड ओवरटेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये 3 तरीके के जो है मैंडेटरी सिंबल के अंतर्गत आते हैं। तो अभी जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था ये जो है स्टॉप के लिए यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टॉप। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें पूछा गया है कि फ्लेमेबल ऑफ लिक्विडेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, मतलब कि ज्वलनशील जो लिक्विडेबल ठोस को वर्ग कौन सी फायर में वर्गीकृत किया गया। आपका ऑप्शन है क्लास ए फायर, ऑप्शन बी क्लास बी फायर, ऑप्शन सी क्लास सी फायर, या ऑप्शन डी क्लास डी फायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्लास बी। क्लास बी फायर के अंतर्गत जो फ्लेमेबल लिक्विड फायर होता है, जो द्रवित आग होता है, जो तेल वगैरह से लगते हैं, ये जो आग है इसको क्लास बी की श्रेणी में रखा गया है। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो क्लास ए दिख रहा है, क्लास ए के अंतर्गत जो कार्बोनेशियम फायर होता है उसको रखा जाता है। क्लास बी में जैसे कि द्रवित जो है आग फ्लेमेबल लिक्विड फायर होता है उसको रखा जाता है। और क्लास सी की बात करें तो इसमें गैसी फायर को रखा जाता है, जैसे कि एलपीजी गैस वगैरह से जो आग लगती है। और क्लास डी की बात की जाए तो इसको जो इलेक्ट्रिक फायर बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा क्लास बी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, मतलब कि तत्काल जीवन रक्षक की प्रक्रिया कौन सी है। आपका ऑप्शन ए है फर्स्ट एड, ऑप्शन बी है कॉल अ डॉक्टर, ऑप्शन सी है इंटेंसिव केयर, ऑप्शन डी है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फर्स्ट एड, मतलब कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसको इमीडिएट तुरंत ही जीवन रक्षक के लिए कुछ देना है तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, वो फर्स्ट एड होती है। इसीलिए सभी कंपनियों में जो फर्स्ट एड बॉक्स जो मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है रखना। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है नेम द वार्निंग साइन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। तो यहाँ पे हमें जो है सिंबल दिया गया है, इस सिंबल का हमें नाम बताना है कौन सा सिंबल है। तो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, इस सिंबल का नाम बताना है कौन सा सिंबल है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कूल का, ऑप्शन बी गार्डेड का, ऑप्शन सी अनगार्डेड का, ऑप्शन डी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनगार्डेड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनगार्डेड। ये जो होता है अनगार्डेड का जो है साइन होता है। चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन सा साइन आता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसमें जो है 4 तरीके के साइन जो है आपको साइन मिल जाते हैं। आपका गॉडेड का कुछ इस तरीके से रहते हैं, अनगार्डेड जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये होता है, और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का जो है ये होता है, और स्कूल का ये होता है। ये आप चारों तरीके के जो है साइन दे सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से आता है तो आपको ये चीज़ें नहीं भूलना है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनगार्डेड। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ। मतलब कि लकड़ी की आग कागज कपड़े के कारण लगी आग को किस क्लास के अंतर्गत या किस श्रेणी में रखा गया है। आपका ऑप्शन क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर या क्लास डी फायर। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले जो फायर वाला क्वेश्चन आया था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो क्लास ए फायर होता है उसमें जो है लकड़ी या फिर कपड़े या फिर रबर से लगी इन सब की आग को जो है क्लास ए फायर के अंतर्गत रखा जाता है, जिसको जो है कार्बोनेशियम फायर भी बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लास ए फायर। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन BCF। इसमें पूछा जा रहा है कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। मतलब कि कौन सा है जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कि CTC और BF से भरा हुआ रहता है वो कंटेनर। तो आपका ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हेलन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी है फोम एक्सटिंग्विशर और ऑप्शन डी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हेलन एक्सटिंग्विशर। हेलन फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र एक ऐसा अग्निशामक यंत्र होता है जिसके अंदर जो है CTC मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन जो है साथ में भर कर बनाया जाता है, जो कि विद्युतीय आपका इलेक्ट्रिक फायर के लिए यूज होता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें पूछा जा रहा है विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड। मतलब कि कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए दिया गया है नॉइस मतलब शोर, आपका ऑप्शन बी दिया गया है टॉक्सिक मतलब विषैला, आपका ऑप्शन सी गया है अनस्किल्ड मतलब अकुशल, या ऑप्शन डी दिया गया है अनगार्डेड मशीनरी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे पूछा गया है यांत्रिक व्यावसायिक खतरा मतलब कि मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो मैकेनिकल जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंतर्गत आता है वो आता है आपका अनगार्डेड मशीनरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनगार्डेड मशीनरी। मतलब कि कोई मशीन जिसमें गार्ड वगैरह नहीं लगे हैं वो जो है हमारे व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें पूछा गया है कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। मतलब कि घायल व्यक्ति के रक्त स्राव जो खून बह रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है टाई बैंडेज मतलब पट्टी बांधकर, या फिर ऑप्शन बी अप्लाई ऑइंटमेंट मरहम लगाकर, या फिर ऑप्शन सी है आपका अप्लाई टिंचर ओवर द वुंड मतलब घाव पर टिंचर लगाकर, या फिर ऑप्शन डी अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड मतलब कि घाव के ऊपर दबाव देकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मतलब अगर किसी व्यक्ति को चोट लगा है, घाव हुआ है, अगर घाव से जो है रक्त स्राव वगैरह खून बह रहा है तो उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं, उस घाव के ऊपर प्रेशर या दबाव डालकर जो है हम खून रक्त स्राव को बंद कर सकते हैं। तो इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन। इस चिन्ह का क्या नाम है। इसमें आपका ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी है गार्डेड, ऑप्शन सी है अनगार्डेड और ऑप्शन डी है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया भी था, तो ये साइन जो होता है ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पैदल चलने वाले का मार्गों के लिए जो है निशान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 फैक्टर्स कॉसेस फायर। मतलब कि आग लगने के जो 3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं, 3 जरूरी जो कारक होते हैं उनका हमें नाम जो बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है फ्यूल हीट ऑक्सीजन मतलब कि ईंधन उष्मा ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन बी है ऑक्सीजन फ्यूल नाइट्रोजन मतलब कि ऑक्सीजन ईंधन और नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन सी है हीट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मतलब कि उष्मा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन डी है फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और हीट मतलब कि ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फ्यूल हीट और ऑक्सीजन मतलब कि ईंधन उष्मा ऑक्सीजन इन तीनों से मिलकर जो है हमारा जो है आग बनता है और आग जलता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा ऑक्सीजन हीट और फ्यूल इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो है हमारा फायर बनता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फ्यूल हीट और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें जो है क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर्स। मतलब कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है या किस को गोल्डन आवर की अवधि में रखा गया। तो आपका ऑप्शन ए है फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट मतलब कि घटना के 30
घटना के बाद के पहले 30 मिनट को, या फिर ऑप्शन बी है फर्स्ट 30 मिनट मतलब कि पहले 30 मिनट को, या फिर ऑप्शन सी है फर्स्ट 45 मिनट ऑफ एडमिशन मतलब प्रवेश के पहले 45 मिनट को, या फिर ऑप्शन डी है फर्स्ट 60 मिनट्स आफ्टर ट्रीटमेंट या उपचार के पहले 60 मिनट को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट मतलब कि घटना के बाद के पहले 30 मिनट को। जैसे आपका एक्सीडेंट होता है उसके बाद वाला जो 30 मिनट है उसी को जो है गोल्डन आवर्स की अवधि में रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस मतलब कि जो कार्यस्थल है वहाँ पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है बाय वेयरिंग अ सेफ्टी इक्विपमेंट मतलब सुरक्षा उपकरण पहनकर। आपका ऑप्शन बी है डूइंग थिंग इन वन ऑन वे मतलब कि चीज़ों को अपने तरीके से करना, या फिर ऑप्शन सी है बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, या फिर ऑप्शन डी है डूइंग थिंग्स विथ अ हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस मतलब अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ों को करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुरक्षा सावधानियों को जो है पालन करके हम एक्सीडेंट को जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें जो है क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स मतलब कि यह प्रतीक जो साइन दिया गया है वो क्या दिखाता है? आपका ऑप्शन ए है स्टॉप, ऑप्शन बी है गिव वे, ऑप्शन सी है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और ऑप्शन डी है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रास्ता दे या गिव वे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था तीनों तरह के निशान जो मैंडेटरी सिंबल के अंतर्गत आते हैं, इसमें से आपको दिख भी रहा होगा इस वाले को पूछा गया जो कि गिव वे या रास्ता दे के अंडर जो है आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला जा रहा है? What is the color code of bins for waste paper segregation? तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो बेकार कागज अलगाव के लिए कौन सी कलर कोड या कौन से कलर के डिब्बे का जो है हमें यूज़ करना चाहिए। आपका ऑप्शन ए है रेड मतलब लाल, ऑप्शन बी है ब्लू मतलब नीला, ऑप्शन सी है ब्लैक मतलब काला, या फिर ऑप्शन डी है ग्रीन मतलब हरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्लू मतलब कि जो कागज़ वगैरह रहता है उसको वेस्टेज को कहाँ पे हम लोग जो है डिस्ट्रॉय करते हैं वो जो है ब्लू कलर के बिन्स में जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है। चलिए मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ कि कौन से कौन सी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे कागज़ के लिए ब्लू, प्लास्टिक के लिए येलो मतलब पीला, और धातु या फिर मेटल्स के लिए जो है लाल कलर का, और उसके बाद कांच की बात की जाए तो हरा, और खाद्य सामग्री की बात की जाए तो जो है काला यूज़ करते हैं, और अन्य के लिए स्काई ब्लू का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्लू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन, यह रोड साइन किस तरीके का साइन है? तो ये जो यहाँ पे आपको रोड साइन दिखाया गया है किस प्रकार का साइन है पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन ए है पुलिस सिग्नल का, ऑप्शन बी है कॉशनरी सिग्नल मतलब सावधानी का संकेत, या फिर ऑप्शन सी है मैंडेटरी, या फिर ऑप्शन डी है इन्फॉर्मेशन साइन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये जो है दिखाया जा रहा है इन्फॉर्मेशन साइन है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है पेट्रोल टैंक है इधर मतलब कि एक संकेत दिया जा रहा है, आपको सूचना दिया जा रहा है कि किस तरफ कैसे है। तो ये हमारे लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन साइन हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। तो ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है फोम एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी है हेलन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, या फिर ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फोम फायर या फिर फोम एक्सटिंग्विशर, जो हमारा ज्वलनशील फ्लेमेबल लिक्विड फायर या बोल सकते हैं तेली आग जो रहता है इसके लिए जो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो है यूज़ किया जाता है। अगर आपको फायर से रिलेटेड पूरा फुल चैप्टर चाहिए तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल पे, जो आपको इसका फुल लेक्चर क्लास जो है डल गया है। आप जाकर लिंक में जाकर क्लिक करके उसको देख सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, मतलब कि प्राथमिक चिकित्सा एबीसी में ए जो है क्या दर्शाता है। आपका ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए है एयरवे, ऑप्शन बी है अटेंशन, ऑप्शन सी है अरेस्टिंग या ऑप्शन डी है एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों जैसा कि बताना, जो इसमें पूछा गया था ए बी और सी में जो है ए क्या है, तो मैं ए बी सी का फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। ए बी सी का फुल फॉर्म होता है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ए बी सी का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे ए का पूछा गया है, तो जो हमारा ए का इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए एयरवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरवे। चलिए अब मैं आज को इसको जो है पूरा आपको दिखाई देता हूँ। देखिए ए बी सी का फुल फॉर्म होता है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, मतलब कि एयरवे मतलब श्वास नली की जांच करना, बी मतलब ब्रीथिंग मतलब कि सांस की जांच करना, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन मतलब कि रक्त संचार हो रहा है कि नहीं इसका चेक करना या फिर जांच करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है एयरवे। ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर, मतलब कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका ऑप्शन ए है लैंडफिल्स, ऑप्शन बी है रिसाइक्लिंग, या ऑप्शन सी है कंपोस्टिंग, या ऑप्शन डी है बर्निंग वेस्ट मटेरियल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कंपोस्टिंग। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें जो है क्या पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन, मतलब कि प्लास्टिक कचरा बिन के लिए जो है कलर कोड क्या है, जो वेस्ट मटेरियल हम कहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं। आपका ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है ग्रीन, ऑप्शन डी है येलो। तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा आपको दिखाया था कि क्या चीज़ के लिए हम कौन सी पदार्थ के लिए कौन सा जो है कलर बिन जो है यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका येलो। जो हम प्लास्टिक के लिए कौन से यूज़ करते हैं, येलो करते हैं। अगर आपने उस वाले को नहीं देखा तो आप यहाँ भी देखकर जो है नोट डाउन इसको कर सकते हैं। कागज़ के लिए ब्लू होता है, प्लास्टिक के लिए पीला, धातु के लिए लाल, कांच के लिए हरा और खाद्य सामग्री के लिए काला और अन्य के लिए स्काई ब्लू होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका येलो। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, मतलब कि जो यहाँ पे आपको एक्स भाग दिखाई दे रहा है इस भाग को क्या बोला जाता है, इसका नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए है हील, ऑप्शन बी है टैंक, ऑप्शन सी है फेरुल, या फिर ऑप्शन डी है फाइल लेंथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हील, मतलब कि ये जो जिस भाग पे दांतें नहीं कटे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, हील बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हील। मैं इसमें आपको फाइल का जो पूरा पार्ट्स होता है उसका नेम भी एक बार दिखा देता हूँ, जिससे अगर और क्वेश्चन आता है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए फाइल लेंथ की बात की जाए तो यहाँ से इसको टिप यहाँ से इसको क्या बोला जाए, टिप बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहती है टिप से हील तक की, इसको जो है फाइल लेंथ बोला जाता है। और इसको जो है एज बोला जाता है, ऊपर की भाग जहाँ पे दांतें कटी होती है इसको साइड बोला जाता है। और यहाँ हील की बात की जाए तो इस पूरे भाग को हील बोला जाता है। और टैंग, ये जो मुड़ा हुआ भाग दिखा रहे हैं आपको, इसको टैंग बोला जाता है। ठीक है। और शोल्डर जिस पे जो है हमारा फिट होता है, उस हैंडल फिट होता है, उसको शोल्डर बोला जाता है। और ये जो है हैंडल होता है, और हैंडल के ऊपर जो जिस मेटल से जो है हैंडल पकड़ बनाए हुए रहता है उसको जो है फेरुल बोला जाता है। तो ये होता है फाइल के भाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हील। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर, मतलब कि ट्राई स्क्वायर की जो उपयोगिता है क्या है। ऑप्शन ए टू चेक राइट एंगल, मतलब समकोण की जांच करने में, या फिर ऑप्शन बी टू चेक इक्वेट एंगल, मतलब कि न्यून कोण की जांच करने में, या ऑप्शन सी है टू चेक ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि अधिक कोण की जांच करने में, या फिर ऑप्शन डी है आपका टू चेक स्ट्रेट एंगल, या सीधा कोण चेक करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका है ऑप्शन ए टू चेक राइट एंगल।
ठीक है। क्योंकि राइट एंगल को जो है उसका स्टॉक और ब्लेड जो है उसको 90 डिग्री पे रिविटिंग किया हुआ होता है, इसलिए जो है वो समकोण चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको ट्राई स्क्वायर से फुल लेक्चर चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके पूरा हमारा जो है ट्राई स्क्वायर के ऊपर लेक्चर देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, मतलब कि कौन सा जो मार्किंग मीडिया है वो जहरीला होता है। आपका ऑप्शन ए है वाइट वॉश, आपका ऑप्शन बी है पर्सियन ब्लू, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट और ऑप्शन डी है सेल्यूलोज लेकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कॉपर सल्फेट होता है एक प्रकार का जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर, मतलब कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा है जो कि स्क्राइबर को पकड़ता है या पकड़े हुए रहता है। आपका ऑप्शन ए है स्नग, ऑप्शन बी है गाइड पिन, ऑप्शन सी है रॉकर आर्म और ऑप्शन डी है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्नग। चलिए आपको डायग्राम दिखा के क्लियर भी कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको जो है स्क्राइबर बोला जाता है, इस जो लंबा लगा हुआ है स्क्राइबर बोला जाता है। स्क्राइबर जो है मार्किंग करता है, मेन यही काम होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्नग, तो ये जो स्नग होता है ये स्क्राइबर को होल्ड किए हुए पकड़े हुए रहता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्नग। चलिए अब चलते हैं इसी अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, मतलब इस वाइस का नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है पिन वाइस, ऑप्शन बी है पाइप वाइस, ऑप्शन सी है हैंड वाइस या ऑप्शन डी है क्विक रिलीज वाइस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैंड वाइस। ये जो दिखाया गया है यहाँ पे डायग्राम में, ये जो है हैंड वाइस है, ये जो है छोटे छोटे कंपोनेंट को पकड़ने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, इसको हाथ में पकड़कर यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हैंड वाइस है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ये न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर अ फेव स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ, मतलब कि कुछ स्ट्रोक के बाद जो एक नया हेक्सा ब्लेड जो है वो ढीला हो जाता है, तो ये क्यों होता है या किसकी वजह से होता है। तो आपका ऑप्शन ए है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, मतलब ब्लेड जो खिंच जाता है उसकी वजह से, या फिर ऑप्शन बी रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, मतलब ब्लेड की गलत पिच के कारण, या फिर ऑप्शन सी है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सॉ सेट, मतलब सॉ सेट का गलत चयन के कारण, या फिर ऑप्शन डी है नट थ्रेड बीइंग रॉन्ग आउट वोर्न आउट। तो इसमें पूछा जा मतलब बोला जा रहा है कि नट के थ्रेड का घिंच जाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सॉरी हाँ ऑप्शन ए स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, मतलब कि ब्लेड जो है खींच जाता है, मतलब उसमें हल्का सा खिंचाव आ जाता है, इस वजह से जो है हेक्सा फ्रेम में जो है हमारा हेक्सा ब्लेड है वो ढीला हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑकर इजली वाइल सॉविंग ऑफ थीन वाल्ड वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट, मतलब कि पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है हैंड फोर्स इज टू बिग, हाथ का बल बहुत ज़्यादा होता है, या कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, या जो हमारा कटिंग सेक्शन होता है वो बहुत छोटा, या फिर ऑप्शन सी है कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड, मतलब कि मोटे ब्लेड का यूज़ किया जा रहा है, या फिर ऑप्शन डी हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन अ फ्यू टीथ, मतलब हाथ का बल केवल कुछ दांतों पे काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो क्या होता है जब हम नए ब्लेड के यूज़ करते हैं और जब हम हेक्सा ब्लेड की सहायता से जो अपने जॉब को कटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हाथ का फोर्स होता है, हैंड का फोर्स होता है, वो स्टार्टिंग के कुछ जो दांतों पर ही लगता है, इस वजह से जो उसके दांतें हैं वो जल्दी से टूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ। अब चले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है विच चीजल यूज्ड फॉर अ स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर ऑफ जॉइंट्स, मतलब कि कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का जो है उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है क्रॉस कट चीजल, या फिर ऑप्शन सी है डायमंड पॉइंट चीजल, या ऑप्शन डी है हाफ राउंड नोज चीजल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी डायमंड पॉइंट चीजल। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कॉर्नर, मान लो ये जो है आपका
कोई जॉब है, तो यहाँ पे इसको जो है कॉर्नर बोला जाता है। तो इसको जो है शार्प करने के लिए या शार्प करने के लिए, शार्प करने के लिए या चौकोर या स्क्वायरिंग करने के लिए जो चीज़ल यूज़ किया जाता है वो जो है डायमंड पॉइंट चीज़ल जो है यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, नेम नेम द पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क्ड एज एक्स, मतलब कि जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है उस भाग का हमें नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए है फेस, ऑप्शन बी है पिन, आपका ऑप्शन सी है चीक, या फिर ऑप्शन डी है आई होल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस पूरे भाग को चीक बोला जाता है। चलिए हैमर का मैं पूरा जो आपको भाग है उसको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो ये जो हमारे हैमर के फुल भाग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ जहाँ हैंडल फिट किया जाता है उसको आई होल बोला जाता है, इस भाग को चीक बोला जाता है, ये फेस होता है इसको क्ला या फिर पिन बोला जाता है, ये जो इस पूरे भाग को हेड बोला जाता है, और ये जो है हमारा नेक होता है, और ये हैंडल। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी चीक। चलिए अपने अगले क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है विच एंगल इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल जी, जी नहीं वो गामा है, ठीक है, ऑन द कटिंग चीजल, मतलब कि काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे जो गामा दिख रहा होगा आपको, ये कौन सा कोण जो है दर्शा रहा है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए है रेक एंगल, ऑप्शन बी है वेज एंगल, ऑप्शन सी है कटिंग एंगल, और ऑप्शन डी है क्लियरेंस एंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रेक एंगल। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये होता है आपका रेक एंगल। चलिए मैं आपको पूरा दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन सा एंगल है और क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको जो अल्फ़ा से दर्शाया हुआ दिखा रहा होगा इसको जो है क्लीयरेंस एंगल बोला जाता है। और ये जो इस जॉब के सरफेस से ये जो बीच वाला जो कोण बन रहा है तो इस पूरे एंगल को बोला जाता है इंक्लिनेशन एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या झुकाव कोण बोला जाता है। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा इनके बीच में जो कोण बन रहा है इसको जो है गामा से डिनोट किया गया है, इसको जो है रेक एंगल बोला जाता है। अब बात की जाए कि क्या क्या काम आता है, तो देखिए अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि मान लो क्लीयरेंस एंगल जो है जनरली इतना रखा जाए, तो क्लीयरेंस एंगल अगर मान लो कभी अगर बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए तो क्या होगा। तो क्लीयरेंस एंगल ज़्यादा कम कर दिया जाता है तो हमारा जो चीजल है वो क्या है हमारे जॉब पर जो है फिसल जाएगा। क्योंकि अगर क्लीयरेंस एंगल कम होगा तो देखिए ना चीजल यहाँ नीचे और झुकेगा, तो इससे हमारा क्या है चीजल जो है स्लिप कर जाएगा। और इसी के अपोजिट अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारा क्लीयरेंस एंगल बढ़ा दिया जाता है तो क्या, अगर क्लीयरेंस एंगल जो है हमारा ज़्यादा रख दिया जाएगा तो हमारा चीजल अब खड़ा होने लग जाएगा, तो हमारा चीजल चिपिंग नहीं कर पाएगा, वो क्या अपने जॉब के अंदर जो है धंस जाएगा, वहीं पे गड्ढा हो जाएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर रेक एंगल को कम कर दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि रेक एंगल को कम करेंगे मतलब हमारे चीजल जो है अंदर की ओर धंस जाएगा। अगर रेक एंगल को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो है चीजल जो है स्लिप कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा देखने को मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है रेक एंगल। शिट, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉ इनटू वायर विथआउट रेप्चर, मतलब धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार की तरह खींचा जा सकता है। आपका ऑप्शन ए है डक्टिलिटी, ऑप्शन बी है टेनासिटी, ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी, और ऑप्शन डी है मेलेबिलिटी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हिंदी को जो है तन्यता, हिंदी में जो है तन्यता बोला जाता है। तन्यता की वजह से ही हम किसी धातु को जो है तार के रूप में जो है खींच सकते हैं, बिना किसी तार के रूप में जो है खींच सकते हैं बिना किसी उसको टूटे या बिना रेप्चर के हम उसको तार के रूप में खींचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। तो थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब थिम्बल की थ्रेड 0.5 mm पिच है। मतलब देखिए यहाँ पे जो है
ये होता है हमारा स्लीव या बैरल बोला जाता है, और ये होता है हमारा थिम्बल, अगर माइक्रोमीटर देखे होगे तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर थिम्बल हमारा जब एक राउंड घूम लेता है तो वो कितना आगे बढ़ता है, 0.5 mm। 0.5 mm जो है उसका पीच है, मतलब कि एक चक्कर में वो जो है 0.5 mm जो है आगे जाता है। तो हमारा क्या होता है, थिम्बल का जो एक भाग रहता है उसका मान होता है 0.5 mm, उसको सॉरी जो बैरल का हमारा एक भाग का मान होता है उसका जो है 0.5 mm होता है, और उसको जो है 50 भाग में डिवाइड किया जाता है थिम्बल के। तो जो यहाँ से जब तो इसका जब हमें एलसी निकालना होता है या एक भाग का मान निकालना होता है, तो हम जो है बैरल के एक भाग का मान बटे जो थिम्बल के कुल भागों की संख्या से डिवाइड करते हैं। तो जब हम यहाँ 0.5 को 50 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.01 mm मिलेगा। तो हमारा जो है यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा, वो होगा आपका ऑप्शन ए, 0.01 mm जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए इसमें क्या, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ अ 1 ईयर कैलिपर, मतलब कि 1 ईयर कैलिपर की यहाँ रीडिंग जो है हमें बताना है क्या होता है। तो अगर आपको 1 ईयर कैलिपर से रीडिंग जो है पूरा प्रैक्टिकल देखना है तो आप हमारे चैनल के इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जो है उसको वॉच कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, किसी कंपोनेंट को मेज़र कैसे करें किया जाता है, पूरा उसमें आपको वीडियो प्रोवाइड होगा, मिल जाएगा। उसके बाद आपको 1 ईयर कैलिपर में रीडिंग लेने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। वैसे यहाँ भी मैं आपको चलिए एक बार बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें 1 ईयर कैलिपर की रीडिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उसका फार्मूला याद रख लीजिए, MSD, ठीक है, फिर प्लस, उसके बाद VSD, फिर प्लस, उसके सॉरी प्लस नहीं, इनटू, फिर LC। तो देखिए सबसे पहले हमें मेन स्केल डिवीजन चाहिए, उसके बाद प्लस करेंगे, फिर 1 ईयर स्केल डिवीजन, फिर जो है 1 ईयर कैलिपर का लिस्ट काउंट। तो हम सभी जानते हैं कि 1 ईयर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो है जनरली 0.02 होता है। अब सबसे पहले मेन स्केल की बात करते हैं। तो हमें मेन स्केल देखते समय ये देखना है कि हमारा जो 1 ईयर स्केल का 0 है वो मेन स्केल पे कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे 4, मतलब ये सेंटीमीटर में निशान है ना, यहाँ पे जो और लाइनें दिख रही है वो जो है mm में है। तो 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm हो गया। तो देखिए इसका 0 पीछे है 4 से, तो यहाँ पे ये देखिए ये जो हल्का सा बड़ा वाला लाइन दिखा रहा है ये कितने mm का है, ये जो है 35 mm पर है। तो यहाँ से 35, हमारा जो 0 है वो 35 mm के हल्का सा आगे दिख रहा होगा आपको, है ना। तो देखिए हमारा जो मेन जो हमारा मेन स्केल है वहाँ 1 ईयर स्केल का 0 कहाँ पे, 35 mm से हल्का सा आगे है, लेकिन 36 mm से पहले है। तो हमारा जो मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 35 mm। तो हम यहाँ पे MSD को लिख देते हैं कितना mm, 35 mm। अब बात करते हैं 1 ईयर स्केल डिवीजन की। तो हम जो 1 ईयर स्केल जो नीचे वाला है इसमें देखते हैं कि 1 ईयर स्केल जो हमारा मेन स्केल के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 नंबर पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, वो जो है हमारे मेन स्केल के साथ जो है मैच कर रहा है। तो हमारा जो 1 ईयर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि बताया था कि 1 ईयर स्केल डिवीजन का गुणा जो हमें LC के साथ करना है, तो LC हमारा होता है 0.02। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो चलिए मैं सॉल्व करके इसको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो मेन स्केल डिवीजन निकला वो निकला था हमारा 35, है ना। तो 35 यहाँ से मेन स्केल डिवीजन निकल गया। उसके बाद बात करें 1 ईयर स्केल डिवीजन की, तो हमें जो है 20 मिला था क्या 1 ईयर स्केल डिवीजन, हाँ। तो देखिए यहाँ से 1 ईयर स्केल डिवीजन जो है 20 मिला था, ठीक है। उसके बाद बात करिए LC की, तो LC जो है 0.02 mm होता है। तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, जब 20 का गुणा 0.02 के साथ होगा तो आ जाएगा इसका 0.40। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 35.4 mm जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से रीडिंग लिया जाता है, ठीक है। आप जो है मेरे लेक्चर वीडियो देखकर इसमें पूरा समझ सकते हैं, उसके बाद आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इस 1 ईयर बेवल प्रोडक्टर की रीडिंग जो है क्या होगी। देखिए इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन स्केल ही देखना है, उसके बाद जो है 1 ईयर स्केल देखना है, फिर लिस्ट काउंट के साथ इसका इंटू करना है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपको 80, 90, 70, 60, 50 जो दिया जा रहा है ये जो है डिग्री में होता है। 10 डिग्री हुआ,
उसके बाद 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, ये सब डिग्री में है। और जो छोटा छोटा लाइन दिखा रहा है वो एक एक डिग्री है ना, वो एक एक डिग्री है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो 1 डिग्री रहता है उसको जो है वर्नियर के 12 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने, ये नीचे आपको जो दिख रहा होगा इधर से इधर, ये कुल 12 भाग है। तो वर्नियर का जो है 1 डिग्री को कुल 12 भागों में डिवाइड किया जाता है। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो अगर 60 मिनट को हम 12 भाग में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अगर इसके 12 भाग के, तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा, 5 मिनट आ जाएगा। क्योंकि हमने 60 मिनट को जो है 12 भाग में डिवाइड किए, तो एक भाग का मान कितना आ गया, 5 मिनट आ गया, तभी तो 12 भाग का मान 60 मिनट हुआ। तो इसका जो लिस्ट काउंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट, मतलब कि इसका अल्पतमांक होता है 5 मिनट। अब चलिए वही प्रोसीजर करते हैं। क्या, सबसे पहले मेन स्केल देखते हैं। तो मेन स्केल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो 40, ठीक है, 40, 40 के बाद ये 41 वाली लाइन और ये 42 वाली। तो यहाँ पे जो वर्नियर का जो आपको जीरो दिख रहा होगा वो जो है 41 और 42 के बीच में है। तो हमें 42 तो पहुँचा नहीं है, तो 42 तो नहीं लेंगे भाई, 41 के बाद है। तो हमारा जो मेन स्केल डिवीज़न हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 41, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेन स्केल डिवीजन कितना निकल के आ रहा है, 41। अब बात करते हैं नीचे वर्नियर स्केल की। तो वर्नियर स्केल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मिला हुआ दिखा रहा है, ये वाला। तो यहाँ से गिनते हैं तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें नंबर का जो है हमारा लाइन मैच कर रहा है, ठीक है। अब चलिए एक बार मैंने इसको सॉल्व की रहे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन स्केल मिला था वो 41 डिग्री मिला हुआ था, और जो हमारा वर्नियर स्केल था वो 10वें नंबर वाला मिल रहा था, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट का होता है। तो भैया हमने एक 40 डिग्री रखा, यहाँ पे प्लस 10 का गुणा 5 के साथ कर दिए, तो यहाँ 50 हो गया। तो हमारा जो मेन रीडिंग निकल के आया वो क्या होगा, 41 डिग्री और 50 मिनट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 41 डिग्री और 50 मिनट। तो चलिए ऑप्शन कहाँ पे हैं वो देखते हैं। तो आपका ऑप्शन बी नंबर जो है मिल जाता है इसका राइट आंसर, 41 डिग्री और 50 मिनट। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिलर गेज, मतलब कि जो फिलर गेज होता है उसका क्या उपयोग किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है चेक द विड्थ, मतलब चौड़ाई ज्ञात करना, या फिर ऑप्शन बी है चेक द हाइट, मतलब कि ऊंचाई ज्ञात करना, या फिर ऑप्शन सी है चेक द लेंथ, या लंबाई ज्ञात करने के लिए, या ऑप्शन डी है चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स, या 2 मैटिंग पार्ट्स। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि 2 मिलने वाले भागों के बीच या मिलने वाले भागों के बीच के गैप को चेक करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फिलर गेज का यूज हम जो है 2 मिलने वाले पार्टों के बीच का जो गैप रहता है उसको जो है उस गैप को चेक करने के लिए हम फिलर गेज का यूज़ करते हैं, फिलर गेज का जो है यूज़ करते हैं। ये होता है फिलर गेज। आपको ये जो होता है फिलर गेज, ये जो है एक सेट में आता है, इसमें बहुत सारी पत्तियां रहती हैं जो कि अलग अलग मोटाई में जो है इन पत्तियों को पाया जाता है। ये अलग अलग सेट में आते हैं मोटाई के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। इसको बोला जाता है, ये जो है अगर दो पार्ट कहीं आपस में हम उसको फिट कर रहे हैं, उनके बीच में कितना गैप है, इसको जो है चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा जा रहा है, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। जो डायल कैलिपर दिया गया है इसमें जो मेजरमेंट को हमें रीड करना है। तो ये भी बिल्कुल जैसे वर्नियर कैलिपर था बिल्कुल ऐसे ही है। इसका लिस्ट काउंट यहाँ पे लिखा है एकदम कि 0.05 mm इसका लिस्ट काउंट है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मेन स्केल डिवीजन देखना है, फिर जो हमारा डायल, अब इसमें जो वर्नियर नहीं दिया इसमें डायल दिया है तो हमें डायल का रीडिंग देखना है ना, डायल स्केल डिवीजन देखना है। उसके बाद जो इसका एलसी दिया है ये 0.05 mm यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको जो उसके साथ इंटू कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने देखते हैं कि इसका मेन स्केल डिवीजन करना है। तो देखिए यहाँ पे 20 मतलब कि वो 20 mm हुआ, उसके बाद ये हाफ दिखा रहा है तो हमारा 25 वाला लाइन हुआ। तो जो मेन स्केल डिवीजन निकल के आ रहा है वो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 25 निकल के आ रहा है। अब हम जो है डायल का देखते हैं। तो डायल में देखिए 20, ये वाला हुआ 25, ये 30। तो यहाँ 25 से पहले
पहले है, तो ये हमारा 24 हो जाएगा। तो डायल स्केल का 24 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मेन स्केल निकल के आ रहा था 25, और डायल स्केल की बात की जाए तो वो निकल के आ रहा था 24, और एलसी की बात की जाए तो उसमें दिया गया है 0.05 mm होता है। तो 25 और जब 24 का गुणा 0.05 के साथ हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1.2, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 26.2। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26.2। तो इसमें चलिए देखते हैं 26.2 कहाँ है। तो इसमें हमें जो इसका राइट आंसर है वो मिल जाता है हमें अपने ऑप्शन डी पे। हमें कहाँ मिल जाता है? ऑप्शन डी पे। तो हमारा डी जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या पूछा जा रहा है? वाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन। मतलब कि जो हमारा गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, जो ऑप्शन में दिया गया उसमें से। तो आपका ऑप्शन ए है आइडियल ऑपरेशन, मतलब निष्क्रिय संचालन, या फिर जो है रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ अ ड्रिलिंग, मतलब ड्रिलिंग का बार बार संचालन करना, या फिर ऑप्शन सी कंटिन्यूस मिलिंग ऑपरेशन, निरंतर मिलिंग क्रिया, या फिर ऑपरेशन, या फिर ऑप्शन डी सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ अ ड्रिलिंग, मतलब ड्रिलिंग का क्रमिक रूप से संचालन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो क्रमिक रूप से संचालन है वो हम अपने गैंग ड्रिलिंग मशीन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होता है इसमें जो है बहुत सारे मोटर्स लगे हुए रहते हैं। हम जो है अपना मान लो एक में ड्रिलिंग करना है, दूसरे में रिमिंग करना है, तो हमने पहले स्पिंडल में ड्रिलिंग किया, दूसरे स्पिंडल में रिमिंग किया, हम क्रम से उसमें जो है संचालन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है विच इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन अ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है डिस्क, ऑप्शन बी है डायल, ऑप्शन सी है आपका ब्लेड, और ऑप्शन डी है मेन स्केल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायल। जो डायल रहता है वो जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रहता है वो स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ रहता है। चलिए डायग्राम से दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है इसको बोला जाता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ये जो दिख रहा है आपका नीचे इसको ब्लेड बोला जाता है, इसको बेवल्ड ब्लेड बोला जाता है। ये जो है अलग अलग एंगल पे बेवल किए हुए रहते हैं। उसके बाद ये जो है हमारा क्या होता है? स्टॉक होता है, या बीम भी बोला जाता है। और ये जो है हमारा इसी के साथ ये जो जुड़ा हुआ है इसको जो है डायल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डायल। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा जा रहा है? फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भागों के नाम बताइए। तो यहाँ पे एक्स रूप में जो है फाइल के इस भाग को दिखाया गया, इस भाग को क्या बोला जाता है ये हमें बताना है। आपका ऑप्शन दिया गया फाइल, ऑप्शन ए हील, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी फेरूल, ऑप्शन डी शोल्डर। तो फाइल के जो इस भाग को मैंने जो पहला वाला डायग्राम दिखाया था, इससे वाले जो पहले क्वेश्चन फाइल के बारे में डिस्कस किए थे उसमें जो है आपने देखा होगा इसको जो है फेरूल बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेरूल। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है? विच फाइल इज यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग। मतलब कि जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी कवर्ड कट फाइल, ऑप्शन सी सेकंड कट फाइल, ऑप्शन डी डबल कट फाइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड कट फाइल। क्योंकि अगर ग्रेड के अकॉर्डिंग बात करें हम फाइल की तो उसमें जो है रफ फाइल, स्मूथ फाइल, बास्टर्ड फाइल, फिर सेकंड कट फाइल, फिर स्मूथ फाइल आता है। तो जब हमें अपने जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब जब ले जाना होता है तो हम जो है किस फाइल का यूज़ करते हैं? सेकंड कट फाइल का जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड कट फाइल। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या पूछा जा रहा है? विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। मतलब कि वह कौन सी फाइल है या किस फाइल के समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। मतलब जो किनारा जो है समानांतर कौन सी फाइल की पूरे लंबाई में होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है हैंड फाइल, ऑप्शन बी है बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन सी है रास्प कट फाइल, और ऑप्शन डी है सिंगल कट फाइल।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हैंड फाइल। हैंड फाइल एक ऐसा फाइल है जो कि अपनी पूरी लंबाई में समानांतर या बोला जाए तो पैरेलल रहता है, और इसको जो है दूसरा एक नाम सेफ एज फाइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो दो एजेस रहते हैं उसके केवल एक एज पे दांतें कटे हुए रहते हैं, एक एज जो है कुछ दांता वाता नहीं कटा रहता, इसीलिए इसको सेफ एज फाइल भी बोला जाता है। और जो बाकी फाइलें रहती हैं उसमें जो है दोनों एजोस में दांतें कटे हुए रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हैंड फाइल। हैंड फाइल आपको मैं जो है एक डायग्राम में दिखा भी देता हूँ। ये जो होता है आपका हैंड फाइल होता है, ये जो है अपना पूरा लंबाई में जो है क्या होता है पैरेलल रहता है, यहाँ भी सेम चौड़ाई रहता है, यहाँ भी सेम चौड़ाई रहता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द मटेरियल टू बी मैन्युफैक्चर्ड बेंच वाइज, मतलब कि बेंच वाइज को बनाने के लिए कौन सी सामग्री या मटेरियल का जो है प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है टूल स्टील, ऑप्शन बी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है मीडियम कार्बन स्टील, और ऑप्शन डी है कास्ट आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो दोस्तों जो वाइस होता है बेंच वाइस होता है उसका जो है बॉडी बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कास्ट आयरन का किया जाता है। और बात की जाए उसके अलग अलग पार्टों की, जैसे जबड़े की बात की जाए तो वो टूल स्टील का बनाया जाता है, स्पिंडल की बात की जाए तो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, और मान लो बॉक्स नट की बात की जाए तो वो गन मेटल या फिर फास्फोरस ब्रोंज का बनाया जाता है। तो इसके अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग मटेरियल से बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया मतलब मैंने अगर पूछ देता है वाइस किसका बनाया जाता है तो इसमें किसी पार्ट्स का तो लिखा नहीं है, तो इसकी बॉडी जो है कास्ट आयरन से जो है बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो है राइट आंसर जो निकल के आ रहा है वो हमारा होगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें पूछा जा रहा है विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस, मतलब कि कौन सी जो मार्किंग मीडिया है वो मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं जो है प्रदान करती है। तो यहाँ से आपका तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए है वाइट वाश, ऑप्शन बी है पर्सियन ब्लू, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट, और ऑप्शन डी है सेल्यूलोज कॉपर। तो दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो पर्सियन ब्लू रहता है वो मशीन की हुई सरफेस सतह में अगर लगा दे तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट रेखा जो है पर्सियन ब्लू से हमें प्रदान होती है या हमें जो है स्पष्ट रेखाएं मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर्सियन ब्लू। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट, मतलब कि जो स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट दिए रहते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। तो आपका ऑप्शन है जॉब क्लैंपिंग के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए, या फिर ऑप्शन बी है इजी हैंडलिंग आसान से हैंडल के लिए, ऑप्शन सी है रिड्यूस हीट या वजन कम करने के लिए, ऑप्शन डी है बेटर अपीयरेंस मतलब बेहतर दिखावट के लिए। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जॉब क्लैंपिंग। जो जॉब को पकड़ने के लिए जो है हमारे एंगल प्लेट पे जो है स्लॉट दिया हुआ रहता है, ताकि हम जो आड़े टेढ़े जॉब रहते हैं जिसको हम सरफेस प्लेट पे नहीं रख सकते, ऐसे जॉबों को जो है हम जो है स्लॉटेड एंगल प्लेट पे क्लैम्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा जा रहा है विच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार, मतलब कि जो हमारा राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए कौन सी कैलिपर का यूज़ होता है, या कौन सी कैलिपर से हम जो अपने राउंड बार का जो है सेंटर निकालते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हुआ जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी हुआ इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी हुआ आउटसाइड कैलिपर, या ऑप्शन डी हुआ फर्म जॉइंट कैलिपर। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आता है आपका आता है ऑप्शन ए जेनी कैलिपर। जो जेनी कैलिपर जिसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या फिर जेनी कैलिपर के नाम से जो है इसको जाना जाता है, या फिर इसको ऑड लेग कैलिपर भी बोला जाता है, उसकी सहायता से हम जो है इसके सहायता से जो है मार्किंग भी किया जाता है, और इसके सहायता से राउंड बार को जो है सेंटर भी निकाला जाता है। अगर कैलिपर से रिलेटेड पूरा लेक्चर चाहिए तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी जो है लिंक मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे एक्स भाग दिखाया गया है इस भाग का नाम क्या है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन ए लेग, ऑप्शन बी पैग,
ऑप्शन सी वाशर और ऑप्शन डी फलक्रम। तो चलिए मैं ये जो डिवाइडर होता है उसका जो है मैं आपको पूरा डायग्राम ही दिखा देता हूँ, इससे पूरा पार्ट्स क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग जिससे हम पकड़ते हैं उसे पैक बोला जाता है, और यहाँ पे ये जो गोल आकार का दी इसको स्प्रिंग बोला जाता है, और ये जो छोटा रोलर जैसा इसको जो है फलक्रम बोला जाता है। ये हमारा वाशर होता है, इसको नट बोला जाता है, और ये जो है लेंथ फलक्रम से जो है पॉइंट तक का इसका साइज जो है लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है आप डायग्राम में देख रहे होंगे जो पूछा गया है इसको क्या बोला जाता है, इसको फलक्रम बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फलक्रम। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 47 है नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस कोड़ी मापक यंत्र का नाम बताइए। तो आपका ऑप्शन ए है बेवेल गेज, ऑप्शन बी है बेवेल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल बेवेल गेज, और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यूनिवर्सल बेवेज गेज। हाँ, यूनिवर्सल बेवेल गेज। आप याद रखिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी अब बेवेल प्रोटेक्टर पे भी जो है मार दें, लेकिन बेवेल प्रोटेक्टर वो है एक प्रोटेक्टर की तरह रहता है, और एक जो है एंगल उसमें लगा हुआ रहता है स्केल की तरह, वो होता है हमारा बेवेल प्रोटेक्टर होता है वो। ये जो बात की जाए तो इसको जो है क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवेल गेज जो है इसको बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें पूछा जा रहा है विच इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग नेरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबाउट 10 डिग्री, मतलब कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या किस फाइल का जो है उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है स्क्वायर फाइल, ऑप्शन बी है हाफ राउंड फाइल, या फिर ऑप्शन सी है ट्रायंगुलर फाइल, और ऑप्शन डी है जो नाइफ एज फाइल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल एक जिसको जो है चाकूदार फाइल भी बोला जाता है, ये बिल्कुल चाकू की तरह होता है, इसका ऊपर जो है हल्का सा मोटा रहता है और नीचे जो है नुकीला, मतलब कुछ इस प्रकार से जो है वो रहता है, इधर जो है नुकीला रहता है और इधर का भाग थोड़ा सा चौड़ा रहता है। इसका जो एंगल रहता है वो 10 डिग्री का रहता है, इसीलिए जो है 10 डिग्री से जो ऊपर का संकीर्ण झिर्री या कोण होता है उसको जो है फाइलिंग करने के लिए नाइफ एज फाइल का जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा जा रहा है नेम द डिफेक्ट दैट कॉसेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, मतलब कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं। तो क्या होता है, मतलब कि जब हम फाइलिंग करते हैं और फाइल के जो दांते बने रहते हैं उनके बीच में अगर हमारा मेटल का कोई कण घुस जाता है तो वो चैटरिंग की आवाज़ आनी, तो उस दोष को क्या बोला जाता है। आपका ऑप्शन ए है फाइल बाइट, या ऑप्शन बी है पिनिंग ऑफ फाइल, ऑप्शन सी है रैपिंग ऑफ फाइल, ऑप्शन डी है ग्लेजिंग ऑफ फाइल। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा होता है ऑप्शन बी। जब जो धातु के कण है वो हमारे जो है फाइल के दांतों के बीच में जो फंस जाता है तो वो चैटरिंग की आवाज़ आने लगती है, वो जो है हमारा मटेरियल काटना बंद कर देता है। तो वो उस दोष को क्या बोला जाए, उसको जो है पिनिंग ऑफ फाइल बोला जाता है। इसको जो है फाइल काट के सहायता से जो है हमारे फाइल के दांतों को साफ करके इस दोष को जो है दूर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो रहा है आपका ऑप्शन बी पिनिंग ऑफ फाइल। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का, इससे 1000 क्वेश्चन के एमसीक्यू में से। तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स, मतलब कि ऑयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का जो है उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है वेब चीजल, ऑप्शन सी है हाफ राउंड चीजल, या फिर ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट चीजल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हाफ राउंड नोज चीजल। जो हाफ राउंड नोज चीजल जो होता है ये जो है ऑयल ग्रुप्स वगैरह काटने के लिए या बनाने के लिए जो है हाफ राउंड चीजल का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसको आप इन सभी क्वेश्चनों को याद रखना है, और जो हमारा 1000 क्वेश्चन का एमसीक्यू है आप हमारे चैनल पे बने रहिए। 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्लीट कीजिए, आपको आईटीआई में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है 50 क्वेश्चन की वजह से, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का जो है मतलब इसका जो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे
टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं आप में नेक्स्ट वीडियो में, जो अब इससे आगे के क्वेश्चन है हम उसको जो है डिस्कशन करने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय। देखने के लिए थैंक यू।